अभी यहाँ पर जो दीपावली का त्योहार आने वाला है, तो हमको वो त्योहार कैसे मनाना चाहिए? जैसे जो पटाखे वगैरह पे कई जगह तो रोक लग चुकी है, लेकिन फिर भी लोग पटाखे फोड़ते हैं और धन की बर्बादी करते हैं, तो उसका सदुपयोग हम कैसे करें? त्योहार को कैसे मनाया जाना चाहिए? हमारे साथ कुछ विशेषज्ञ विद्वान यहाँ पर जुड़ रहे हैं, डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं, शिक्षाविद, पर्यावरणविद जुड़ रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप इसमें भी जुड़ें। मैं कार्तिक जी शास्त्री से अनुरोध करता हूँ कि वो कार्यक्रम को प्रारंभ करें। आप सभी को भाई साहब आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आप सभी को जय जिनेन्द्र एवं नमस्कार। कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी सभा का प्रारंभ करूंगा। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। आज हम सभी सर्वोदय अहिंसा संवाद का प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर्वोदय अहिंसा परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं स्वागत एवं वंदन से पूर्व यहाँ पे अतिथियों को विराजमान करने जा रहा हूँ, जिसमें श्री अजीत जी जैन बड़ौदा, श्री अजीत जी जैन बड़ौदा जो आज हमारी सभा के अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। यह इनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, यह सुप्रसिद्ध समाज सेवी, अनेकों संस्थाओं के ट्रस्टी एवं कुशल व्यापारी हैं। द्वितीय रूप में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे सामने आज उपस्थित हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। उनके बारे में बताना चाहता हूँ, वह पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी सांसद टीकमगढ़ से हैं। आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी का हार्दिक स्वागत करता हूं एवं वंदन करता हूं वीरेंद्र कुमार जी। और वक्ताओं के क्रम में आज हमारे सामने श्री विनोद तिवारी जी। विनोद तिवारी जी के बारे में मैं बताना चाहता हूं, विनोद तिवारी जी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक, जिला नोडल अधिकारी इको क्लब छिंदवाड़ा। भाई साहब के बारे में और बताना चाहता हूं, पशु पक्षी प्रेमी हैं अत्यधिक और जीव रक्षक, अनेकों नेचुरल का भाई साहब को बहुत शौक है, अनेकों नेचुरल कैंप वगैरह लगाते हैं और अहिंसा एवं शाकाहार का बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब के लिए। श्री विनोद तिवारी जी का बहुत स्वागत एवं वंदन। आगे के क्रम में हमारे समाज सेवी, अनेक सामाजिक कार्यों में तन मन धन से सहयोग करने वाले ऐसे हमारे भोपाल निवासी डॉक्टर अंकित कुमार जी जैन का हम बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर सर के बारे में बताना चाहता हूं। सर MBBS DAV चर्म रोग विशेषज्ञ, यौन रोग एवं कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित कुमार जी जैन। भाई साहब यहाँ पे प्रेक्षा स्किन एंड हेयर केयर के डायरेक्टर भी हैं हमारे अंकित सर। आगे मैं बताना चाहता हूँ, हमारी इसमें मतलब बोलने वाली स्पीकर है डॉक्टर नीरजा जी MS आयुर्वेदिक DYS एंड DNHE PhD, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उनका मैं स्वागत करता हूं, डॉक्टर नीरजा जी जैन। आगे संचालन के क्रम में हमारे सामने आज उपस्थित हैं श्री अंकुर जी जैन शास्त्री भोपाल। मैं भाई साहब के बारे में बताना चाहता हूं, विगत 6 वर्षों से DD न्यूज भोपाल में एंकर हैं, एंकर कॉपी एडिटर, मोटिवेशनल स्पीकर हैं भाई साहब। इन्हें मतलब भाई साहब द्वारा रचित एक पुस्तक है मोटिवेशनल स्पीकर, ये है हौसला कैसे झुके। इस प्रकार से आज हमारे वक्ता एवं अध्यक्ष एवं विशिष्ट अतिथि हमारे सामने विराजमान हैं। उन सभी का बहुत स्वागत एवं वंदन करते हैं। आगे की गतिविधि के लिए मैं संचालक महोदय श्री अंकुर जी शास्त्री को निवेदन करता हूं, वह आए और आगे का मंच संभालें। श्री अंकुर जी शास्त्री भोपाल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कार्तिक। मेरी आवाज निश्चित ही आप तक पहुंच रही होगी और मैं बिना किसी अत्यधिक औपचारिकताओं का निर्वहन किए सीधे अपने विषय की ओर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि हमारे पास समय सीमित है, वक्ता अधिक हैं
और सभी वक्ताओं के अधिकतम ज्ञान का लाभ हमें मिले, उनके अनुभवों का लाभ हमें मिले और किस तरह से हम इस परिचर्चा को अत्यधिक लोगों के लिए जागरूक करने वाली, प्रेरित करने वाली, उनका ज्ञान वर्धन करने वाली बना सके, इसका हम प्रयास करेंगे। और निश्चित ही जिस तरह के विशेषज्ञ हमारे साथ इस परिचर्चा में जुड़े हैं, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब हम इस परिचर्चा के अंतिम पड़ावों पर पहुंचेंगे, तो निश्चित ही जो भी लोग इसे सुन रहे हैं या भविष्य में इसे सुनेंगे, तो उनके दिमाग में आज इस विषय को लेकर एक कहीं न कहीं एक धारणा बनेगी, एक जिस इमेज को लेकर जिस इमेज को स्थापित करने के लिए हम इस परिचर्चा का आयोजन कर रहे हैं, हम उस उद्देश्य में कामयाब होंगे। बहरहाल परिचर्चा का विषय आप तक विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यमों के जरिए पहुंच गया होगा कि कैसे सर्वजन हिताय हो दीपोत्सव। दीपावली का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जो भारतीय संस्कृति की रगों में घुला मिला त्योहार है और अमूमन हर धर्म संप्रदाय किसी न किसी, जो भी भारतीय सरजमी पर जन्मे हुए धर्म संप्रदाय हैं, वो किसी न किसी रूप में दीपावली का संबंध अपने आप से जोड़ते हैं, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे हिंदू संस्कृति के विभिन्न मतावलंबी हों, चाहे वो आर्य समाजी हों, चाहे वो कबीरपंथी हों, चाहे वो सिख धर्म के लोग, जानने मानने वाले लोग हों, सभी लोग, अमूमन हर तरह के लोग आज की तिथि में, आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दीपावली को अपने अपने ढंग से मनाते हैं। लेकिन कालांतर में समय के आगे बढ़ने के साथ किस तरह से दीपावली को मनाने का त्योहार कुत्सित हुआ है और जो एक पर्व की अवधारणा होती है कि पर्व मंगलकारी होना चाहिए, पर्व सर्वजन हिताय होना चाहिए, सर्वजन सुखाय होना चाहिए, जैसी कि भारतीय संस्कृति होती है, जहां पर प्राणी मात्र की सेवा, प्राणी मात्र की रक्षा की बात की जाती है। लेकिन जब किसी पर्व के नाम पर अनेक विसंगतियां घुल जाती हैं और ये सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय या प्राणी मात्र के सुख, संतोष, कल्याण के लिए कल्याणकारी साबित नहीं होता है, तो कैसे हमें उन विसंगतियों को दूर करने के लिए पहल करना चाहिए। सर्वोदय अहिंसा परिचर्चा का यही उद्देश्य है। यद्यपि सर्वोदय अहिंसा और दीपावली की विसंगतियों को दूर करने के बीच में ये हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं, क्योंकि आज हम 2020 में हैं, लेकिन सर्वोदय अहिंसा दीपावली की विसंगतियों को दूर करने की मुहिम तकरीबन 14-15 सालों से चलाता आ रहा है और बहुत छोटे से रूप में सर्वोदय अहिंसा के द्वारा शुरू की गई ये मुहिम आज एक बहुत व्यापक रूप धारण कर चुकी है। वो कहते हैं ना कि भाई हम तो अकेले ही चले थे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो कारवां जुड़ता चला गया और वैसा ही कुछ सर्वोदय अहिंसा के साथ हुआ है। और अभी पिछले कुछ वर्षों में और पिछले कुछ दिनों में जो विभिन्न राज्य सरकारों ने पटाखों पर रोक लगाई है या पटाखों पर एक देश रोक लगाई है अथवा सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है, तो हम देख सकते हैं कि जो छोटी छोटी सी ध्वनियां उठी थी, जो छोटे छोटे से बोल निकला करते थे, आज वो छोटी छोटी सी ध्वनियां एक बड़ी गूंज के रूप में आज समाज के सामने आई हैं। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में कोरोना संक्रमण काल है, तो निश्चित तौर पर इस कोरोना संक्रमण काल के दौर में ऑनलाइन माध्यमों के जरिए विभिन्न परिचर्चाओं का आयोजन किया जा रहा है और उसी श्रृंखला के तहत हमारी आज की ये परिचर्चा भी आयोजित की गई है। बहरहाल बहुत सारी भूमिका बांधी जा सकती है, बहुत सारी बातें सर्वोदय अहिंसा के उपक्रमों के बारे में की जा सकती है, लेकिन वो हमारा उद्देश्य नहीं है। और हम सीधे चलते हैं, हमारे जो वक्ता हैं उनका परिचय आपको दिया जा चुका है, मुख्य अतिथि का परिचय आपको दिया जा चुका है और इसके साथ ही जो हमारे अध्यक्ष हैं उनका परिचय आपको दिया जा चुका है। सभी के अनुभवों को हम संज्ञान में लेंगे, सभी आज के इस विषय में अपनी बात हमसे शेयर करेंगे और अब सीधे मैं हमारे वक्ताओं से मुखातिब होता हूं और सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगा जो हमारे साथ विनोद तिवारी जी, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित विनोद तिवारी जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं सीधा सवाल करूंगा कि सर, चूंकि आप अध्यापन क्षेत्र में बहुत विशाल अनुभव रखते हैं और प्राणियों के लिए, जीव रक्षा के लिए बहुत कार्य करते हैं, प्रकृति प्रेमी आप हैं, तो पहला प्रश्न तो यही है कि आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से राज्य सरकारों ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, पटाखों पर रोक लगाई है और प्रकृति को, पर्यावरण को, जीवों को बचाने के लिए, इंसानों की रक्षा करने के लिए जो उपक्रम लिया है, क्या मानते हैं कि किस तरह से व्यापक पैमाने पर पटाखों के कारण बृहद स्तर पर प्रदूषण होता है, बृहद स्तर पर जीव हिंसा होती है और इन सब को रोकने के लिए पटाखों पर एक देश नहीं बल्कि सर्वदेश रोक लगना क्यों आवश्यक है? विनोद तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकुर भाई। और चूंकि आवाज आ रही है मेरी?
हाँ जी। हेलो जी। हाँ, जी, जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा। ये परिचर्चा के माध्यम से एक कुछ निकल के आएगा। और जिस तरीके से पटाखों पे पूरे विश्व में रोक लगी है, जहां एक और लोगों में अवेयरनेस भी आई है, वहां पे हम ये मान के चलते। पहले तो मैं इसके पहले परिचर्चा में हमारे बीच में सभी अतिथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं कि हमारे बीच में सम्मानीय अजीत जैन साहब, वीरेंद्र जी और अंकित कुमार जैन साहब, डॉक्टर साहब और निजा जैन डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं। आप सबका अभिनंदन, स्वागत है। कार्तिक जी, दीपक जी और अंकुर जी, चूंकि ये जो प्रश्न आपने किया है, इसके परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि जो एक छोटी सी बात थी, छोटा सा जो एक सुअवसर मिला था, और उसमें सर्वजन हिताय दीपोत्सव की बात हमने कही थी, सर्वोदय अहिंसा का संवाद की बात जो कर रहे हैं, उसमें मैं एक पहले कुछ थोड़ा सा उदाहरण देता हूं, उसके बाद फिर आपकी उत्तर पे आता हूं कि जिस तरीके से ये जो पूरा आयोजन है, जिस तरीके से ये पूरा संवाद है, इसको हम कैसे देखते हैं, किस तरीके से इसको आगे बढ़ा है, इस पे थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। क्योंकि मैं छिंदवाड़ा से हूं और यहाँ पे मैंने बहुत छोटे स्तर पे देखा है कि कैसे कैसे इसको आगे बढ़ाया गया। अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन छिंदवाड़ा द्वारा वर्ष 1988 में, मुझे याद है अच्छे से, कि सर्वोदय अहिंसा अभियान का शुभारंभ किया गया था। और इसमें आज भी जन जन का ये अभियान बना है। जो आज आपने परिचर्चा का आयोजन किया, इसमें 33 वर्षों से, ये 33 ईयर हो गए, इसमें जीव रक्षा, पर्यावरण संरक्षण और तमाम तरीके के ऐसे प्रयास जो समाज में महती आ सकता है, इन सब को लेकर भाई दीपक राज जैन जी, फेडरेशन की पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि आज ये पूरे विश्व की मुहिम बन चुकी है। भारत सहित संपूर्ण विश्व में दीपावली के महापर्व को मनाने के दो प्रमुख कारण है, हमने जो समझा है, देखा है। और इसमें सबसे प्रमुख रूप से हमने देखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष बाद जब अयोध्या वापस आए थे, उस समय बड़े हर्षोल्लास का उसके कारण दीपावली मनाई जाती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, जिसको कि हम जानना चाहते हैं, कि प्रमुख रूप से अहिंसा के प्रणेता एवं जियो और जीने दो के उद्घोषक तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी की मोक्ष प्राप्ति अर्थात निर्वाण दिवस। किसी भी आयोजन के प्रायोजन का मुख्य होता है, फिर भी आयोजन कोई भी करे, आयोजन में अहिंसा मुख्यता होनी चाहिए। और ये आपने जो बात कही, ये बिल्कुल सत्य है कि पूरे देश में ये जो रोक लगी है, इसका कारण क्या है, इसका क्या क्या रीजन है, इस पे भी हम थोड़ा सा डालें कि प्रतिवर्ष पटाखों से निकलने वाले जो धुएं हैं, वायु प्रदूषण 12,50,000, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। पूरे विश्व में 12,50,000 से भी ज्यादा लोगों की मौतें होती है। ये बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। इंसान ही नहीं, पशु पक्षियों के भी दुश्मन है ये पटाखे। ये हमको जानना चाहिए कि केवल मनुष्यों के नहीं। हमने देखा कि बहुत सारी बार होता है कि पटाखे फोड़ते समय किसी के हाथ, किसी की आंख, किसी का कहीं कोई ऐसे नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, अभी तो इसके साथ साथ बहुत सारे हमारे पशु पक्षी, पेड़ पौधे और वनस्पति, ये इन्हों पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दीपावली के पर पटाखे जलाकर जो खुशी मनाई जाती है, उसके बदले इंसान, वन प्राणी, पक्षी, पालतू जानवरों को दर्द जो मिलता है, उसको असहनीय है और वो हम महसूस कर सकते हैं। पटाखों से धुआं व हानिकारक गैसें कण निकलने जो हवा के साथ शरीर में पहुंचता है, जैसे इसमें सबसे बड़ी चीज कैंसर जैसी बीमारी भी होती है। और आज भी हम बहुत सारे लोग हमारे कैंसर से पीड़ित हैं। पंजाब में तो कैंसर ट्रेन ही चल रही है। तो हम इस आंकड़ों को क्यों ना हम कम करें। विशेषज्ञों के अनुसार हम देखते हैं कि पटाखों से धुएं से जो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड जो निकलती है, दूषित गैस जो वातावरण में फैलती है, इसके बावजूद ऑक्सीजन की कमी होती है। और इस समय जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें हमने देखा कि वास्तव में बड़ी मुसीबत की बात है कि लोगों में ऑक्सीजन की कमी और बहुत सारे ऐसे कारणों से हमारे जो कोरोना पेशेंट हैं, उनमें बहुत उनके जान मान की हानि भी हो सकती है। तो उससे बचने के लिए हमें पटाखों का उपयोग ना करें। हवा प्रदूषण जो फैलाता है, उससे हम कैसे बचें। पटाखों को जलाने से होने वाली तेज आवाज, ध्वनि प्रदूषण भी फैलता है। इससे स्वयं अधिक से अधिक दिक्कत बच्चों में, बुजुर्गों में और इनमें होती है। तो इनसे हमें बचना चाहिए। आज देखा कि आपने जो पटाखे फूटते हैं, उससे तेज आवाज बहुत, अस्थमा के जो हमारे पास दो डॉक्टर्स हैं, वो इसमें विशेष रूप से बताएं कि कोरोना के मरीज जो मैंने आपसे बताया कि फेफड़े, अस्थमा के जो मरीज हैं, उनकी किस तरीके से इसमें मुसीबतें बढ़ जाती है, प्रदूषण फैलता है।
इससे हमें बचना चाहिए। हम पेड़ पौधों की बात करें, अभी तो हमने बात की इंसानों की, अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधों में हमने देखा कि जो पटाखे फूटते हैं, जो उनके धुआं निकलता है, जो आवाजें, इन सब से पेड़ पौधे जो शुद्ध हवा देते हैं, उन्हें पटाखों से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और मोनो डाइऑक्साइड में जैसे जहरीली गैस से नुकसान पहुंचता है, और इसमें छोटे पौधे सही में वास्तव में मर जाते हैं, वो उसकी पत्तियां पीली पड़ जाती है। तो ये भी एक बहुत एक प्रकार से हमारे लिए किया हुआ कृत्य जो है, ये हमारे पेड़ पौधों के लिए नुकसानदायक होता है। तो इससे भी हमें बचना चाहिए। आवाज से परेशान हो जाते हैं हमारे बहुत सारे पक्षी। आपने देखा होगा पक्षियों में बड़ी मैं चूंकि बहुत सारी जगह पे बर्ड वाचिंग में, जंगलों में ट्रेकिंग के माध्यम से मैंने महसूस किया हूँ कि जो हमारे वन्य प्राणी है, पशु पक्षी है, पालतू जानवर है, सुनने की क्षमता इनमें बहुत होती है, और ये थोड़ी सी आवाज से परेशान हो जाते हैं। जब पटाखे जब फूटते हैं तेज हवा आवाज में, तो इन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। इनसे हमको जीव हत्या से हमें बचना चाहिए। और पटाखों की आवाज से तो हमारे घरों में जो देखा होगा आपने कि पालतू कुत्ते भी, डॉग भी है, वो भी किस तरीके से सहम से जाते हैं। तो हमें इन छोटी छोटी सी बातों को अगर हम ध्यान रखें और दीप जलाकर खुशी मनाए, पटाखे जलाने का पौराणिक महत्व नहीं है, ये पर्यावरण के कई रूप में नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें इससे बचना चाहिए, और इससे बचने के दूसरे कारण भी हमें खोजना चाहिए। जैसे ग्रीन दीपावली का एक बहुत बड़ा एक है कि ग्रीन दीपावली कैसे मना ले, कैसे हम पटाखों के स्थान पे दूसरे चीजों का उपयोग कर लें। हम बहुत अच्छे से सौहार्दपूर्ण तरीके से आपस में बैठ के लोगों से सद्भावना के साथ भी हम दीपावली उत्सव मना सकते हैं। दीप को जलाएं, जगमगाए, लोगों में खुशियां बांटें, और आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ दीपावली मनाएं। बिल्कुल सही बात है, जरूरतमंदों की मदद करें, क्योंकि हम देखते हैं कि हम लाखों रुपए, करोड़ों रुपए देश भर में पटाखों में बर्बाद हो जाता है, और उसी दौर में जो जरूरतमंद है उनकी यदि मदद की जाए, प्राणियों की मदद की जाए, तो बहुत कुछ कार्य इसमें साबित किया जा सकता है। बहुत सारे पहलुओं को आपने अपने इस वक्तव्य के माध्यम से, अपनी इस उत्तर के माध्यम से बताया, जिसमें आपने पर्यावरण की बात की, जीव जंतुओं की बात की, छोटे बच्चों की बात की, मनुष्यों की तो बात है ही, प्रदूषण के कारण होने वाली जो पूरा एक माहौल है, वातावरण जो दूषित होता है, उसके विषय में भी आपने चर्चा की। एक विषय को मैं जोड़ना चाहूंगा कि अभी दिल्ली में कुछ दिनों पहले की बात है, वायु गुणवत्ता आयोग का गठन किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि खास तौर पर दिवाली के समय ही जो पूरी फिजा है, पूरा जो माहौल है, पूरा वातावरण है जो प्रदूषित होता है, उसमें एक बहुत बड़ा अहम योगदान कहीं ना कहीं पटाखों का है, और इसके कारण सरकारें भी संज्ञान ले रही हैं। देश स्तर पर नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर इस विषय में संज्ञान लिया जा रहा है। बहरहाल और विषयों पर आपसे बात करेंगे, लेकिन अब हम चलते हैं हमारे जो दूसरे मुख्य अतिथि हमारे साथ इस विशेष वक्ता हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, अंकित जी के पास चलते हैं, क्योंकि स्किन, त्वचा से संबंधित, देखिए जान व्यक्ति की भले ना जाए, लेकिन कई बार पटाखों के कारण त्वचा पर जो प्रभाव पड़ता है, किस तरह के दुष्प्रभाव पड़ते हैं, उसके कारण जिंदगी भर व्यक्ति को हो सकता है कि बदसूरती का सामना करना पड़े, या फिर और दूसरी समस्याएं, एलर्जी इत्यादि कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। तो उन तमाम विषयों के बारे में हमें अंकित जी बताएंगे, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित जी, किस तरह से प्रदूषण में अहम कार्यकारी होने के साथ ये व्यक्ति की त्वचा पर, उसके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव किस तरह से डालता है? जी नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए, और आप लोगों को बड़े ध्यान से सुना। आपने काफी सारे पहलुओं पे पहले ही काफी अच्छे से विचार व्यक्त किए हुए हैं। मैं यहाँ पे एज अ स्किन स्पेशलिस्ट मैं त्वचा के बारे में बात करूंगा। तो त्वचा में पटाखों के जो मेन इफेक्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक एलर्जिक इफेक्ट होते हैं, मतलब कि पटाखों में इस्तेमाल किए जाने वाले जो पाउडर होते हैं, गन पाउडर वगैरह, वो स्किन में एलर्जीज करते हैं तरह तरह की। उससे चमड़ी पे लालपन आना और खुजली मचना, चकत्ते बनना, है ना। कई बार ये एलर्जीज इतनी सीवियर भी हो जाती हैं कि ये परमानेंट निशान भी छोड़ के जा सकती हैं। इसके अलावा दूसरा जो मेन होता है वो होता है बर्न का होना। बर्न इंजरी जो होती है, ये पटाखों के द्वारा होने वाली सबसे कॉमन इंजरी है, जिसमें जलने के कारण काफी त्वचा को डैमेज होता है, और त्वचा को कई बार परमानेंट स्कार भी बन जाते हैं। तो पटाखों को जलाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और हमें दीपावली को दीप जला के ही मनाना चाहिए। और ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सारी चीजों से बचने के लिए
और अपनी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें ये पटाखों से परहेज करना चाहिए। और इसके बाकी पहलुओं के बारे में अभी हमारे वक्ताओं ने काफी अच्छे से इसको उजागर किया है। तो मैं चाहूंगा, मैं सबसे अपील करूंगा, इस माध्यम से मैं सब लोगों से अपील करूंगा कि पटाखों को ना जलाएं और दिवाली को अपने जिसे हम पूर्वजों ने जैसे हमें सिखाया है, दीप जला के बस प्रज्वलित करके उसी तरीके से और दिवाली को मनाएं और अपने इष्ट देवों की पूजा करें और मित्रों से मिले, मिठाई बांटे, जो अपने पुराने तरीके हैं उनको ही फॉलो करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खास बात आपने कही है कि बर्न इंजरी जो होती हैं बड़े पैमाने पर देश भर में, उनसे तो हम परिचित ही हैं। और आए दिन जब दीपावली का त्योहार नजदीक आता है या दीपावली के त्योहार के कई दिन बीत जाने के बाद भी इस तरह की खबरें हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि किस तरह से शरीर के विभिन्न अंगों पर जो पटाखों में के कारण होने वाले जो दुष्प्रभाव होते हैं और किस तरह से बर्न इंजरीज की बात है अथवा एलर्जी की बात है, क्योंकि पटाखे में पाए जाने वाले जो तत्व हैं, जो पदार्थ हैं, उसके कारण अनेक प्रकार की एलर्जिक समस्याएं भी लोगों को होती हैं और वो हमें प्रत्यक्ष तौर पर ऐसा दिखती नहीं है, लेकिन वो जो उस समय पूरा जो माहौल बनता है और जो पूरे माहौल में, वातावरण में जो भी कुछ पटाखों के कारण होने वाले जो हानिकारक पदार्थ हैं, जो पूरे वातावरण में घुलते हैं, तो वो लोगों की कहीं ना कहीं स्किन में, जो बहुत ही सेंसिटिव स्किन के लोग होते हैं, उनको काफी प्रभावित करते हैं। ये बात उन्होंने कही और साथ ही अपील भी की कि हमें हमारे पारंपरिक तरह से हर्षोल्लास के साथ विभिन्न प्रकार के आयोजन करते हुए, पारंपरिक आयोजन करते हुए इस त्योहार को मनाना चाहिए, लेकिन जो भी हिंसक तरीके हैं उनसे हमको परहेज करना चाहिए। खैर, हमारे साथ एक और जो विशेषज्ञ जुड़ी हैं, डॉक्टर नीरजा जी, पटाखों के कारण या इस दौरान होने वाले जो हिंसक तरीके हैं, यद्यपि कई लोगों को सुनने में बहुत ही आपत्ति हो सकती है कि हिंसक तरीके में शब्द इसको प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन हम शायद इस बात को महसूस नहीं कर पाते। छोटे छोटे जीव जंतुओं पर तो इसका प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन जो गर्भवती माताएं हैं, जो गर्भस्थ शिशु है, उस पर किस तरह से इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही जो छोटे बच्चे हैं, अभी जो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, ये जो बच्चे हैं, मैं अपने खुद व्यक्तिगत अनुभव के साथ ये बता सकता हूँ कि मेरा तो 2 सवा 2 साल का बच्चा है। जब भी वो कहीं तेज एकदम पटाखे की आवाज सुनता है, तो वो एकदम बहुत देर तक एकदम निश्चेत जैसी उसकी स्थिति बन जाती है। तो उन बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय में विस्तार से हमें जानकारी देंगी डॉक्टर नीरजा जी, बनारस से जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, डॉक्टर नीरजा जी। जी धन्यवाद अंकुर जी। सर्वप्रथम आपके जो टॉपिक है इसको डिस्कस करने से पहले आदरणीय मंचासीन अतिथियों, मुख्य वक्तागण एवं उपस्थित सभी सधर्मी तथा अहिंसा प्रेमी जन सभी को नमस्कार और जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम मैं आभार ज्ञापन करना चाहूंगी सर्वोदय अहिंसा संवाद के संयोजक दीपक राज जी जैन एवं कार्तिक शास्त्री जी बांदा एवं संचालन कर्ता प्रसार भारती भोपाल अंकुर शास्त्री जी के साथ सर्वोदय अहिंसा ट्रस्ट का, जिन्होंने एक अति महत्वपूर्ण पहल की ओर कदम अग्रसर किए हैं। कैसे हम भारतीय संस्कृति के प्रमुख पर्व दिवाली पर पर्व की असल अवधारणा को साकार कर सकते हैं। मैं आपने जो अभी प्रश्न पूछा है इसके उत्तर देने के लिए एक पीपीटी के माध्यम से मैं आपको और बाकी सब लोगों को इस चीज को एक बार हम डिस्कस करेंगे। तो एक मिनट मैं पीपीटी कनेक्ट कर लूं। पीपीटी विजिबल है सभी को? जी हाँ जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हेल्थ पे और विशेषकर गर्भवती महिलाओं पे और बच्चों पे कैसा इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो अभी तक हमने जो अपने वक्तागणों से देखा, तो जो विनोद तिवारी जी ने और डॉक्टर अंकित कुमार जी ने ऑलरेडी हमें बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। तो इसके तहत हमें ये देखना है कि सर्वजन हिताय हो दीपोत्सव, दीप का उत्सव हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे पास उत्सव हमें खुशियां देता है, लेकिन
बहुत बार होता है कि उत्सव मनाते मनाते जिन खुशियों की चाह में आगे बढ़ जाते हैं, वो खुशियां ना देकर कुछ गम दे जाते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यहाँ पर हमें बदलाव की जरूरत है। बदलाव अभी नहीं तो कभी नहीं। हमें लगता है कि शायद हो सकता है एक पटाखे, एक फुलझड़ी चलाने से क्या बिगड़ जाएगा, लेकिन बोलते हैं ना कि एक एक बूंद से जो है वो सागर बनता है या घड़ा भरता है। तो अगर हम रुकेंगे तभी तो हम दूसरों को बोलेंगे इस चीज को रोकने के लिए। क्योंकि ये बदलाव क्यों जरूरी है, क्योंकि जो पटाखे हम चलाते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल कंपाउंड यूज किए जाते हैं, जैसे कार्बन हो गया, ऑक्साइड है, नाइट्रेट्स है, सल्फर, मरकरी, क्लोराइड्स, चारकोल, लेड, आर्सेनिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे यूज किए जाते हैं जो कि प्रकृति को कहीं ना कहीं हार्मफुल है। प्रकृति मतलब मानव शरीर को भी और पूरे पर्यावरण को भी डिसबैलेंस करता है। प्रकृति का एक स्वरूप होता है कि खुद को बैलेंस करती है, लेकिन जब इंसान अपनी हदें पार कर देता है और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है, तो इसका अभी प्रेजेंट में कोरोना से अच्छा उदाहरण क्या ही हो सकता है। मतलब कि हमें लगता है कि छोटे छोटे काम करने से रोक लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम नहीं चलाएंगे, बगल वाला तो चला रहा है। बट ये सब चीजें हमें बहुत ध्यान रखनी है कि जब हम खुद में बदलाव करेंगे तभी हम दूसरों को इससे रोक सकते हैं या बदलाव ला सकते हैं। क्या होता है कि हम जो पटाखे चलाते हैं सिर्फ शौक के लिए, अच्छा लगता है कि सामने वाला चला रहा तो हम भी चला रहे हैं, लेकिन इनसे कितना ज्यादा ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण दोनों ही होता है, इसका कभी हम अंदाजा ही नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम सोचते ही नहीं है। एक अनार चलाने से, एक चक्री चलाने से, फुलझड़ी चलाने से कितना कितना धुआं निकलता है, कितना एमिशन होता है, ये माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर में मेजर किया गया है। उसका डाटा मैंने आपके सामने रखा है। ये 2016 में एक पुणे की स्टडी का डाटा है। अब बात करते हैं हेल्थ पे, हम आ जाते हैं डायरेक्ट। हेल्थ में जो नाइट्रेट कंपाउंड है वो कैसे हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करता है। हमारे फेफड़ों में जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ये नेचुरल ये क्षमता होती है कि वो शुद्ध हवा को हवा जो होती है उसको ग्रहण करती है और छोड़ती है, जिसे हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं सांस उच्छ्वास या ब्रीदिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। उसमें क्या होता है कि जब ये नाइट्रेट कंपाउंड होते हैं, ये हमारे फेफड़े में एक विशेष तत्व को जनरेट करते हैं, जिसके कारण से वहां जो हवा का आना जाना मतलब जो प्रसार है वो रुक जाता है या बाधक हो जाता है। जैसे कि विनोद तिवारी जी ने भी बोला था कि अस्थमा जैसे सीवियर केसेस हो जाते हैं। ऑब्वियसली अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, सीओपीडी के पेशेंट्स आ जाते हैं। अभी डॉक्टर अंकित जी ने हमें डिस्कस किया कि स्किन पे क्या क्या प्रभाव होता है। नाइट्रेट कंपाउंड जो होते हैं वो स्किन में कोरोजन कर देते हैं, मतलब स्किन में जैसे चकत्ते पड़ना या फिर लाल हो जाना, रैशेस आना आदि, ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। सल्फर कंपाउंड क्या करते हैं, सल्फर कंपाउंड से आंखों में प्रभाव आता है। आंखों में लालपन आना, खुजली होना या सूजन जैसा लगना, और जीआईटी जो अपना जो पाचन तंत्र है उस पर जो प्रभाव आता है, उसके कारण वश क्या कभी कभी होता है कि पेशेंट को या फिर जो भी पर्सन सफर कर रहा है उसको डायरिया, उल्टी, खांसी, छींक, ऐसे ये सारे लक्षण आ जाते हैं। क्लोराइड कंपाउंड जो रक्त सेल होते हैं, आरबीसी जिनको हम बोलते हैं, हीमोग्लोबिन तो मतलब बहुत कॉमन आजकल टर्म हो गया, हर कोई आसानी से समझ लेता है कि हीमोग्लोबिन खून की कमी हो जाना। आरबीसी जो रक्त की जो कोशिकाएं होती हैं उनका डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब वो अपने नॉर्मल फॉर्म से एबनॉर्मल में चली जाती है, उनमें परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण वश किडनी पर जोर पड़ता है और इससे किडनी की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर तो एक बहुत कॉमन बीमारी है। मुझे लगता है कि हर घर में एक दो पेशेंट ऐसे रहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के रहते हैं और पेशेंट को बहुत आराम से रहता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया। भले ही हो जाता है कि लेमैन बहुत अच्छे से समझते भी नहीं है कि ब्लड प्रेशर बेसिकली होता क्या है, लेकिन इतना पता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बेरियम कंपाउंड की बात करते हैं। बेरियम कंपाउंड से क्या होता है, मिर्गी के जो झटके बोलते हैं, कन्वल्शन, एपिलेप्सी जैसा होता है, पेशेंट को हमेशा मिचली जैसा रहता है, पेट में दर्द होता है, और तो और ये सब तो ठीक है। पेशेंट बाद में लेटर स्टेजेस में कोमा जैसी बीमारियों पर भी मतलब कोमा जैसी लास्ट स्टेज पे भी, इनफैक्ट डेथ बेड तक भी जा सकता है। लेड कंपाउंड नर्वस सिस्टम को और इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। अभी कोरोना में तो इम्यूनिटी की बहुत ज्यादा बात हुई, सभी को पता चल गया होगा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, कैसे। तो
अब जब इतना ज्यादा हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की जरूरत है, तो क्या इस दिवाली हम ये पटाखे चला के अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटाएंगे? ये कहाँ तक उचित है? तेज ध्वनि की बात कर लेते हैं। ये विनोद तिवारी जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि तेज ध्वनि से क्या होता है कि कान में टिनिटस, मतलब कि जैसे कान में आवाज जैसा आना, सर में दर्द होना, एंजाइटी। आजकल एंजाइटी की प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। अवसाद हो जाता है पेशेंट को, पेशेंट हमेशा रहता है कि बेचैनी हो रही है। ये सारी प्रॉब्लम्स स्पेशली ओल्ड एज और छोटे बच्चों में, छोटे बच्चों की बात आती है तो छोटे बच्चों में ये दिक्कत सबसे ज्यादा हो जाती है। अब आते हैं कि हमारे स्त्री और प्रसूति पे इसका क्या हानिकारक प्रभाव होता है। सबसे पहले अगर स्त्री रोग की बात करते हैं तो स्त्रियों में जो अभी हमने एंजाइटी डिसऑर्डर्स अभी डिस्कस किए इससे पहली वाली स्लाइड में, उसके तहत मैं बताना चाहूंगी कि एंजाइटी के कारण जो हार्मोन्स होते हैं उन पे इसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, जिसके तहत जो मासिक धर्म होता है स्त्रियों में वो प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण वश अनेक स्त्री रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगर प्रसूति रोगों की बात कर लें तो प्रसूति रोगों में एक चीज बताऊंगी कि 30 सप्ताह तक जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तक उसका ईयर जो सुनने की जो क्षमता है वो अच्छे से डेवलप नहीं होती है, उसके बाद वो डेवलप होना शुरू होती है। तो नतीजा बस अगर कोई गर्भवती स्त्री पटाखों की बहुत ज्यादा तेज आवाज के कांटेक्ट में आती है तो जो हियरिंग डिफेक्ट है, मतलब जो सुनने के जो भी डिफेक्ट्स है, कान में आवाज आना वगैरह वगैरह, ऐसे इन सब चीजों से जो बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा है वो प्रभावित हो सकता है। और जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब जो पहले के 3 महीने होते हैं गर्भावस्था के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके तहत अगर ऐसी अक्रॉस अगर कोई गर्भावस्था में कोई स्त्री अगर पटाखों के कांटेक्ट में आ जाती है तो गर्भपात जैसे मिसकैरेज वगैरह ये भी हो सकते हैं। कोरोना काल में विशेष सावधानी की जरूरत है, ये तो मुझे लगता है बताने की कोई जरूरत नहीं, अब तक आप लोग सभी लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि अभी रिसेंट में एक आर्म्ड फोर्सेस में एक स्टडी हुई है जिसके तहत उन्होंने बताया है कि कोरोना काल का जो अभी जो 45% पेशेंट्स जो कोरोना के आ रहे हैं वो सिम्टम लेस है, मतलब कि उनमें लक्षण नहीं आ रहे हैं। नतीजतन हम आप अगर किसी से आसपास ज्यादा रहते हैं हमें नहीं पता चल पाएगा कि उस इंसान को कोरोना है या नहीं है। हम नॉर्मल हमें लगेगा कि उसके तो कोई लक्षण नहीं है, मीन्स उसमें कोरोना जैसा कुछ भी नहीं है, बट हो सकता है कि वो उसमें कोरोना वायरस का अटैक हो, उसके थ्रू आप में भी आ सकता है। तो आर्म्ड फोर्सेस में जो स्टडी हुई है उन्होंने बताया कि जो एरोसॉल्स होते हैं, मतलब जो वायु में जो छोटे छोटे कण होते हैं, उनसे और ज्यादा स्प्रेड होने की संभावना रहेगी कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस में विशेष सावधानी को लेकर अभी ऑलरेडी डिस्कशन हो चुके हैं कि कुछ स्टेट्स में पूर्णतः इस साल तो एटलीस्ट बैन कर दिया गया है। इनमें कुछ डाटा सब आपके सामने है, बट अभी सारे स्टेट्स में ये बैन नहीं हुआ है, लेकिन ये उम्मीद करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी बैन हो जाए। बर्न की बात, बर्न के पेशेंट बढ़ जाते हैं। डॉक्टर अंकित कुमार जी ने अभी बताया था कि बर्न के पेशेंट दिवाली के बाद सबसे ज्यादा आ जाते हैं। सिर्फ पेशेंट ही नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं है, बाकी आपकी इकोनॉमी पे भी कुछ भी चीज, घर में आग लग जाती है, ऐसे काफी सारे केसेस रहते हैं जो कि हम न्यूज़पेपर में या टीवी पे देखते रहते हैं। अब बात आती है कि दीपोत्सव से स्वयं घात उत्सव हम क्यों मना रहे हैं। अगर हमें पता है कि इतनी सारी हानियां हो रही हैं तब भी हम उस दिशा में क्यों अग्रसर है, क्यों हम बढ़ते जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक स्टडी हुई जिसमें बताया कि 2040 तक मतलब लगभग 45% पेशेंट वहां पे लंग कैंसर से ग्रसित हो जाएंगे। तो छोड़ दो अभी, क्योंकि पटाखे सेहत के लिए नहीं है सही। पटाखों को करो बंद, नहीं तो रह जाओगे दंग, पृथ्वी का देख के रंग। ये जो स्लाइड है इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेके 2 लोग जा रहे हैं। अभी तो हमने मास्क लगाना सीख लिया इन पिछले विगत महीनों में, तो इसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि हम छोटी छोटी जो गलतियां कर रहे हैं, जो हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम मास्क के बाद सीधे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना सीख जाए कि सारे ही के सारे सब ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के जा रहे हैं।
क्रैकर से ग्रीन क्रैकर्स की बात आई, पर अब नो क्रैकर्स के लिए ये नीड ऑफ द आवर है। मतलब सबसे जरूरी है कि ग्रीन क्रैकर्स भी क्यों, ग्रीन क्रैकर्स मान रहे हैं कि हाँ कम प्रदूषण करेंगे, 30 से 35% रिडक्शन हो जाएगा प्रदूषण में, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो रिडक्शन ही क्यों, जो चीज हमारे लिए घातक है उसको हमें छोड़ देना चाहिए। अब बात आती है, अगर बच्चों के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों से बोल सकता है कि आप 500 सिगरेट इस दिवाली पी लो? जो माँ बाप बच्चों के लिए इतने जागरूक रहते हैं कि एक सिगरेट बच्चा ना पी ले, कुछ गलत ना कर ले, क्या वो माँ बाप सोच सकते हैं कि 500 सिगरेट पी लो? लेकिन वही माँ बाप बच्चों को खुशी खुशी पटाखे लाके देते हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि जैसे जो ये स्नेक टैबलेट होती है, जो सांप की गोली आती है, उसको बच्चे जलाते हैं, जो 9 सेकंड में जो वो जलती है, उससे जो धुआं निकलता है वो 500 सिगरेट पीने के बराबर। वो धुआं आप इनहेल कर रहे हो तो 500 सिगरेट पीने के बराबर आप इनहेल कर रहे हो। ऐसे ही अगर हम देख लें, जो लड़ है, जो पटाखों की लड़ जलाते हैं, वो आप एक लड़ जला रहे हो तो 300 सिगरेट पीने के बराबर आप उतने ज्यादा टॉक्सिन्स, उतने ज्यादा केमिकल कंपाउंड्स अपने अंदर इनहेल कर रहे हो। तो ये चीज बहुत ज्यादा सोचने वाली है कि 500 सिगरेट पीने के बराबर हम ये सब काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा गलत है। और जो हमारी पहल है वो हमें बिल्कुल ऐसे रखनी चाहिए कि हमें ग्रीन क्रैकर्स नहीं, हमें सीधे नो क्रैकर्स पर आना चाहिए। पटाखे बंद करें, अन्यथा कोरोना काल के विकराल रूप से लड़ने के लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। फैसला आपका है, पटाखे जलाना है या कोरोना को भगाना है। ये पॉल्यूशन फ्री दिवाली होनी चाहिए, प्रदूषण मुक्त दिवाली होनी चाहिए। इसी के साथ मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हम सब आप, हम, हमारे आसपास के लोग, हम सभी लोग मिल के प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाएंगे और बाकी लोगों को भी बताएंगे कि इसके हानिकारक प्रभाव क्या क्या हैं और पटाखों का सर्वथा त्याग करेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीरजा जी। आपने जो मेहनत की है इन स्लाइड्स के जरिए और जितनी व्यापक स्तर पर इस विषय की जानकारी दी है, तो ये आपका प्रेजेंटेशन सर्वोदय अहिंसा टीम के लिए, हमारे इस चैनल के लिए एक संग्रहणीय दस्तावेज की तरह हो गया है। और मैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सर्वोदय अहिंसा के प्रमुख भाई साहब संजय जी और हमारे कार्तिक जी, मैं इन दोनों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि YouTube पर जो इस कार्यक्रम की लिंक डलेगी, उसमें नीरजा जी का यदि ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, उसकी यदि हम स्लाइड्स को भी उसमें लिंक दे दें, जिससे जो भी लोग डायरेक्ट यदि उनके पास पूरा समय ना हो परिचर्चा को सुनने के लिए, तो स्लाइड्स का उपयोग करें और इस स्लाइड्स को भी हम अधिक से अधिक सर्कुलेट करें, अधिक से अधिक लोगों तक ये चीज यदि जाएगी तो निश्चित तौर पर लोगों के लिए बहुत, क्योंकि इसमें व्यापक स्तर पर जानकारी है, चाहे वो प्रदूषण किस तरह से फैलता है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि कोरोना से लड़ाई की जब हम बात कर रहे हैं और ऐसे समय में पटाखे किस तरह से कोरोना को और भी ज्यादा गति प्रदान करने वाले हैं, इसके विकराल रूप को और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, तो ऐसे विभिन्न पहलुओं को समावेश करते हुए डॉक्टर नीरजा जी ने ये पूरा प्रेजेंटेशन हमारे लिए तैयार किया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे पास कुछ समय और है और हम वापस एक बार पुनः तिवारी जी के पास चलते हैं। तिवारी जी, चूंकि आप बच्चों के बीच में रहते हैं, आप अध्यापक हैं, उनको पढ़ाते हैं, तो आपने कभी इस लोगों के इस मनोविज्ञान का अध्ययन किया क्या कि लोग खुद अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं और प्रत्यक्ष ये चीज समझ में आ रही है कि हमें फाइनली हमको कुछ हासिल नहीं होता है, हम कुछ चंद मिनटों के लिए हम हंस लेते हैं, खिलखिला लेते हैं, लोग मौज उड़ा लेते हैं पटाखे फोड़कर, लेकिन आप अल्टीमेटली देखेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, उल्टा हमारे हजारों रुपए का नाश होता है। इसके बावजूद भी ऐसा क्या मनोविज्ञान है कि लोग भीड़ चाल चलते हुए, या जैसे ओशो के वचनों में यदि हम कहें तो वो कहते थे कि हम कलेक्टिव अनट्रुथ को ही हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब असत्य बहुत कलेक्टिव हो जाता है, सामूहिक असत्य जो होता है वो हमको सत्य लगने लगता है। ऐसे ही जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं, फिर हम हमारे विवेक का उपयोग नहीं करते कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बस हम उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। तो आखिर क्या मनोविज्ञान है, मैं थोड़ा सा तिवारी जी से इस विषय में जानना चाहूंगा। हाँ। नीरजा जी से भी इस विषय में बात करेंगे, लेकिन पहले तिवारी जी। हाँ ठीक है अंकुर जी, जैसे आपने कहा कि मनोविज्ञान क्या है,
देखिए इसमें धीरे-धीरे अब समय आ गया है और बहुत सारा बदलाव भी हुआ है और लोगों में जिस तरीके से एक दूसरे को देखकर प्रतिस्पर्धा के दौर में जिस तरीके से वो काम करते हैं कि अगर पड़ोस वाले के यहाँ पे इतने पटाखे आए हैं, इतने अगर वो पटाखे जला रहे हैं, इतने पटाखे लाए हैं, तो हम भी उसकी प्रतिस्पर्धा साथ में करें। मगर अब धीरे-धीरे उस पे कमी आई है। मैं उसका दूसरे रूप में आपसे बात करूँगा और मैं आपको उदाहरण सहित बात करूँगा कि मैं छोटा-सा उदाहरण आपको छिंदवाड़ा का देता हूँ कि जहाँ एक और बड़ी संख्या में लोग केवल जैन संप्रदाय के लोग एक समय में पटाखे ना फोड़ के लोगों को अहिंसात्मक बात करते थे, वहीं सारा समुदाय पूरे सभी धर्मों के, सभी जाति के, सभी वर्ग के लोग जो दीपावली मनाते हैं हम, वो सब लोग मिलकर अब उसमें निकल चुके हैं कि अब हम पटाखे से जो नुकसान है वो हमें पता है कितना होता है और उन पटाखों को ना जलाते हुए, उनके पैसों को सेव करते हुए अभी एक बहुत सारा जीता जागता उदाहरण दीपक भाई का है छिंदवाड़ा में, दीपक राज जैन जी जो हैं, इनको मैं पुनः साधुवाद दूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की और वो पहल लगातार चल रही है छिंदवाड़ा में। वो पहल ये चल रही है कि अब उन्होंने जो बच्चे जो पटाखे फोड़ते थे, वो जो पैसे यूज़ करते थे उसको अब वो सेविंग हो रही है। अब वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चे इन सब चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होते, वो पैसा बचाकर वो लोगों की दुआएँ कमाने लगे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि वो पूरा पैसा सेव करके भाई दीपक जी के साथ, पूरी टीम के साथ और सभी लोग गणमान्य लोगों को आमंत्रित करके यहाँ पे वृद्धा आश्रम है, वहाँ जाते हैं, बुजुर्गों को भोजन कराते हैं, उन्हें कपड़ा बाँटते हैं, उनसे दुआएँ लेते हैं, मिठाई बाँटते हैं। ये इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। देखिए, ये जो हमारा जी। त्योहार है, ये त्योहार ही लोगों के लिए पुण्यार्थ है, लोगों की दुआओं लेने के लिए, लोगों को खुशनुमा माहौल हो, इसके लिए काम करना। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है कि बच्चे अब इस तरीके से अगर काम करने लगे। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि मैं चूँकि छिंदवाड़ा में पूरे जिले में इको क्लब में से भी जुड़ा हूँ, तो जो हमारे ग्रीन दीपावली की बात होती है, जो अब बच्चे थोड़े से उस ओर भी दिशा है कि ग्रीन दीपावली के माध्यम से वे लोगों को संदेश देना लोगों के लिए दुखदाई हो। हम नहीं चाहते कि इस पवित्र त्योहार पर किसी को भी दुख हो। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं चाहते हैं और इसका बच्चों ने एक प्रतिसाद किया है कि अब वो ग्रीन दीपावली के रूप में लोगों को सद्भावना का संदेश देना, लोगों को भाईचारा का संदेश देना, दीप जलाकर लोगों में बहुत अच्छे तरीके से घरों में रोशनी लाना और प्लास्टिक का उपयोग ना करना। ये भी बहुत बड़ा इसके साथ पर्यावरण का मामला जुड़ा हुआ है कि बच्चे अब दीपावली के अवसर पे ये सब चीज़ों को छोटी-छोटी चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। साइकिलिंग के माध्यम से लोगों में साइकिलिंग का भी एक बहुत अच्छा हुआ है कि पर्यावरण के समय ये दीपावली के समय में ग्रीन दीपावली, क्लीन दीपावली का भी काम कर रहे हैं। तो इस सब चीज़ों में बच्चे आगे आ रहे हैं और वो चीज़ें जो आपने कही है अंकुर जी, वो अब बदल रही है। धीरे-धीरे प्रतिस्पर्धा पहले होड़ थी कि हम कितने पटाखे फोड़े, कैसे फोड़े, कितना ज़्यादा हम इससे दौर से आगे बढ़े। किंतु अब अवेयरनेस आई है और इसके लिए स्पेशली मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने ऐसे आयोजनों को लेकर लगातार वर्ष भर अलग-अलग मुहिम को लेकर जो काम होते हैं, उसका भी कारण है। एक मैं और इसमें बात जोड़ना चाहूँगा कि दीपावली के समय में हमें हवन करना चाहिए। हवन से ओज़ोन परत की रक्षा होती है। तो इसको आध्यात्मिक तरीके से भी जोड़े, इसको लोग एक अलग दृष्टिकोण से भी जोड़े और जैसे मैंने बताया कि पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, जीव-जंतु ये सब भी हमारे सब कुछ कैसे इनको बचा सकते हैं, कैसे इनका संरक्षण कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करें। मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, सर्वोदय जी। अहिंसा विश्वव्यापी अहिंसा है, जियो और जीने दो के साथ हम सब इन सिद्धांतों पर चलें और अपनी रक्षा करें, दूसरों की रक्षा करें और हमेशा दीपावली को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, उसके लिए संवेदनशील हृदय होना बहुत ज़रूरी है। मुझे याद आता है अभी जब 2016 में उज्जैन में कुंभ भरा था, उससे पहले निनोरा में सर्वधर्म सम्मेलन एक तरह का हुआ था और उससे 51 सूत्रीय अमृत निकला था मंथन के बाद। बिल्कुल। उस पूरे धर्म मंथन के बाद विभिन्न धर्मों के संप्रदायों के विद्वानों ने जो मंथन किया था, उसमें सबसे पहले नंबर का जो सिद्धांत था, 51 सूत्रों में पहले नंबर का सूत्र था, वो सूत्र कुछ इस प्रकार था कि संवेदनशील हृदय वर्तमान समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। संवेदना में सर्व गुण समाहित। अकेला संवेदन शब्द इतना महत्वपूर्ण है कि उसमें सारे गुणों को समाहित किया जा सकता है और जो भी हम बात यहाँ कर रहे हैं, यदि किसी का हृदय संवेदनशील नहीं होगा, वो शायद इन चीज़ों को नहीं समझ बिल्कुल। सकता। वो यदि दूसरों की पीड़ा को महसूस नहीं कर सकता, जीव-जंतुओं की, पेड़-पौधों की,
प्रकृति की, पर्यावरण की, जल प्रदूषण की, वायु प्रदूषण की, इन सारी चीजों को समझने के लिए संवेदनशील हृदय का होना बहुत जरूरी है। और यदि हमारा हृदय वैसा संवेदनशील है, स्वामी विवेकानंद एक बात कहा करते थे कि यदि दूसरों की पीड़ा से हमें कुछ दर्द होता है तो निश्चित तौर पर हमें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की गई है, तो हमारे इंसान होने के मायने साकार होते हैं। और वो बात कहीं ना कहीं सार्थक सिद्ध होती भी है। यदि ऐसी संवेदनशीलता हमारे हृदय में है तो निश्चित तौर पर जो तरीके, जिस तरह का रवैया हमारा इन त्योहारों के दिनों में होता है वो शायद देखने को ना मिले। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। अंकित जी ने भी स्किन के संबंध में जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं, अपने विषय पर कन्फाइंड रहते हुए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर बात रखी थी। मैं एक बार पुनः नीरजा जी के पास चलता हूं, क्योंकि हमारे पास 5-7 मिनट का टाइम ही है और उसके बाद हमें हमारे अध्यक्ष, मुख्य अतिथि इत्यादि के पास उनके भी विचारों को जानना है। नीरजा जी, मैंने मनोविज्ञान के विषय में बात अभी एक सवाल किया था और आपकी जो पूरी स्लाइड्स थी, आपका जो प्रेजेंटेशन था, उसमें बहुत ही कैची और कहना चाहिए दिल पर लगने वाली बात आपने कही कि दीपोत्सव को हम घातोत्सव ना बनाएं, कि जो हमारे इसके मायने, दीपक स्व पर प्रकाशक, अपने को प्रकाशित करने के साथ पर को प्रकाशित करने का, पर के जीवन में भी उजाला लाने का प्रतीक है। लेकिन जब हम इसे घातोत्सव में बदल देते हैं तो हम अपनी जिंदगी में अंधेरा करने के साथ साथ दूसरों की जिंदगी में भी अंधेरा करने का कार्य करते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में पर्टिकुलरली इस बिंदु पर थोड़े से आपके विचार और जानना चाहूँ। जी बिल्कुल, ये नीरजा बिल्कुल जी। सही बात है। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी। हाँ जी, ये बिल्कुल सही चीज है कि बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे अभी मैं आपने बताया कि दीपोत्सव को घातोत्सव, जैसे कि हम स्वयं के लिए तो हम उससे घात कर ही रहे हैं। मतलब कि अगर कुछ भी होता है, अगर कोई भी हमें हेल्थ प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है, कोई फाइनेंशियल आर्थिक रूप से भी तो हम अपना घात कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, हम खुद तो अपना घात कर रहे हैं लेकिन दूसरे के लिए भी उससे एक मतलब एक गड्ढा खोद रहे हैं कि हम खुद भी गिर रहे हैं, साथ में उसको भी गिरा रहे हैं। लेकिन अगर ये बात अगर अभी के सिनेरियो में करें तो मैंने जो मतलब अपने पेशेंट्स के थ्रू जो मैंने जाना और जो भी बदलाव, जो भी चेंजेस अभी हुए हैं, उसके तहत मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि अवेयरनेस वाली जो चीज है वो बहुत ज्यादा अब स्प्रेड हो गई है लोगों में। और जैसे पहले ये होता था कि सोशल टच लोगों का ज्यादा होता था, अभी इस साल तो कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग इतनी हो गई कि ये ऐसे कोई बात ही नहीं है। तो जो सोशल टच पहले मतलब नॉर्मली ही देखा जाए तो पहले ज्यादा सब एक दूसरे से सोशली अटैच रहते थे। तो उसके चलते क्या होता था कि बहुत सारे पटाखे चलाना या कुछ भी ऐसा रहता था। बट ये सोशल टच जो है वो आजकल दिन ब दिन कम होता जा रहा है। और जो अभी जो आने वाले जनरेशन है वो ऑलरेडी इतना ज्यादा मतलब कि अवेयर है इन सब चीजों के लिए, क्योंकि जगह जगह पर जो ये ई इलेक्ट्रॉनिक्स की जो फैसिलिटी है उसके तहत हर कोई बहुत अच्छे से जानता है। इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चे भी अच्छे से जानते हैं कि इसके क्या क्या निगेटिव इफेक्ट्स हैं। तो ये चीज तो बहुत बड़ा एक परिवर्तन है, इनफैक्ट आप बिग चेंज जिसको बोलेंगे। और रही स्पिरिचुअल लेवल की अगर बात करें तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि अगर त्योहारों को आप आतिशबाजी और घात के रिस्पेक्ट से अगर हटा के अगर आप स्पिरिचुअली मनाते हैं तो उसमें ज्यादा खुशी होगी और ज्यादा बेहतर तरीके से हम इसको मना सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपने जो अपना जो विषय रखा घातोत्सव, उसको उस पर्टिकुलरली उस पंक्ति के ऊपर आपने विस्तार से अपनी बात रखी, बहुत धन्यवाद। जी और थोड़ा सा समय और है, 2-3 मिनट के लिए हम वापस अंकित जी के पास चलते हैं। जो उन्होंने पहले बिंदु रखे थे उस विषय में यदि कुछ और छूट गया हो तो आखिरी के 2-3 मिनट में भी अपनी बात रख सकते हैं। और साथ ही हमारे जो श्रोता जो अभी इसे सुन रहे हैं, भविष्य में इसे सुनेंगे, उनसे यदि कुछ आग्रह, कुछ अपील करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अंकित जी, डॉक्टर अंकित जी। जी, अभी मैंने बाकी वक्ताओं को सुना। मैडम ने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ को समझाया, सारे पहलुओं को बहुत अच्छे से सबके सामने रखा और सबने काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ों को वो किया। मैं सिर्फ एक अपील करना चाहूँगा कि पारंपरिक तरीके से ही हमें दिवाली को मनाना चाहिए, जिसमें हम दीप प्रज्वलन करें, घर में पूजा करें, रिश्तेदारों से मिलें, मिठाइयाँ बांटें, ठीक है, एक सद्भाव की भावना हो।
इसमें हिंसा का कोई स्थान ना हो। इसके साथ मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जो इतना अच्छा कार्यक्रम आपने आयोजित किया और इतनी अच्छी सभा रखी, काफी श्रोताओं को और काफी इवन हम लोगों को भी काफी नॉलेज मिला, नया नॉलेज मिला। साइंस के अलावा अलग फील्ड में भी हमें काफी जानकारी मिली। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी आपका भी, जो अपनी व्यस्ततम समय में से हमारे लिए यहाँ समय निकालकर अपने महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ साझा किए। और अब मैं आगे बढ़ूं, हमें मुख्य अतिथि अध्यक्षीय उद्बोधन को सुनना है। हमारे वक्ताओं ने तो काफी विस्तार से इस विषय में चर्चा की है, बहुत चर्चा इस पर हो सकती है, लेकिन संक्षेप में जितनी सारगर्भित बात हमें लोगों तक पहुंचाना था, वो सारी चर्चा वक्ताओं ने यहाँ पर हमारे साथ साझा की है। लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक नन्हे बालक की दीपावली के संबंध में क्या अपील है, एक छोटे से बच्चे की क्या अपील है, उसको हम 1-1.5 मिनट का छोटा सा वीडियो है, उस बच्चे की अपील को सुनते हैं। शायद उस बच्चे की अपील को सुनकर हमारे हृदय थोड़े झंकृत हों। मतलब जो लोग अहिंसक दीपावली मनाते हैं उनकी बात नहीं है, लेकिन जो थोड़ी सी भी हिंसक रूप में, चाहे वो ये क्यों ना सोचते हैं कि छोटा सा अनार जलाने से कुछ नहीं होता या चक्री चला लेने से कुछ नहीं होता, इतनी भी जिनकी धारणाएं हैं, ऐसे बच्चों के उस बच्चे की अपील से यदि उन लोगों के हृदय झंकृत होते हैं, तो निश्चित तौर पर ये काफी सार्थक हमारे लिए सिद्ध होगा। सुनते हैं क्या ये छोटा सा नन्हा सा बालक हमसे कह रहा है। हेलो, मेरा नाम एल्विल है। मैं आज आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज दिवाली पे पटाखे ना फोड़े, क्योंकि इससे मेरे जैसे छोटे छोटे बेबीज को बहुत प्रॉब्लम होती है। हम पोल्यूशन के कारण सांस भी नहीं ले पाते हैं और मुझसे छोटे छोटे बेबीज तो पटाखों की आवाज से इतना डर जाते हैं कि सुन भी नहीं पाते हैं और मुझे बहुत सारे बेबीज को पटाखों से बहुत डर लगता है और आप प्लीज पटाखे ना चलाएं। थैंक यू। हैप्पी दिवाली। तो सुना आपने, क्या छोटे छोटे से बच्चों की पूरी बिरादरी, उनकी तरफ से ये एक प्रतिनिधित्व के तौर पर इस छोटे से नन्हे से बालक ने, यद्यपि हमने प्रतीकात्मक तौर पर इस पूरे रूपक को तैयार किया है, आपके सामने प्रस्तुत किया है, लेकिन यही बच्चों का हृदय कहता है। यदि उनमें क्षमता होती तो यही सुर बुलंद करते, और यदि छोटे छोटे से बच्चों को हम एक रूपक की कल्पना करें कि यदि इन बच्चों को यदि टेलीविजन पर पैनल डिस्कशन के लिए बिठा दिया जाए, तो शायद ये फतवा जारी कर देंगे पटाखों के खिलाफ, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ यदि कोई झेलते हैं तो यही नन्हे मासूम बच्चे, गर्भस्थ शिशु से लेकर 5, 6, 7, 8 साल तक के बच्चों पर क्या बुरा प्रभाव इन पटाखों का पड़ता है, वो शायद हम महसूस नहीं कर पाते, लेकिन जो महसूस करते हैं वो बोल नहीं पाते। लेकिन हमने उन बच्चों से इसे बुलवाने की यहाँ कोशिश की है, तो निश्चित तौर पर इस बात को आप समझेंगे और सभी सर्वजन हिताय, बहुजन हिताय, सर्वजन सुखाय दीपावली मनाने के लिए कृत संकल्पित होंगे। इस पूरी परिचर्चा के लिए हमारे वक्ताओं का बहुत बहुत आभार। पुनः हम आभार जताएंगे, लेकिन उसके पहले हम हमारे विशिष्ट अतिथि के पास चलते हैं, मुख्य अतिथि के पास, जो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं। मैं जब इस चर्चा को लगभग 8:30 बजे का टाइम था और वीरेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े भी थे, लेकिन उनका एक मैसेज आया कि बहुत ही अर्जेंट कार्य के काम आ जाने के कारण उनको परिचर्चा में वे लाइव रहकर अपना उद्बोधन नहीं दे पाएंगे। उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया है और बीच में उन्होंने परिचर्चा का कुछ सुना भी और इस पूरे प्रयास की उन्होंने सराहना की है। लेकिन चूंकि जानते हैं मध्य प्रदेश में अभी 28 विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं और राजनीतिक हस्तियों की अपनी व्यस्तताएं होती हैं, उनको हम किसी टाइम में बांध नहीं सकते हैं। उनके कमिटमेंट के लिए हम पूरी तरह से ये नहीं प्रतिबद्धता जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अनेक स्थानों पर कमिटमेंट्स होते हैं, व्यस्तताएं होती हैं। यही वजह है कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने हमें लिखित रूप में संदेश दिया है। इस पूरे कार्यक्रम के लिए हमें बहुत साधुवाद दिया, इस पहल के लिए बहुत उन्होंने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। खैर,
आगे बढ़ें, अध्यक्षीय उद्बोधन लें, उससे पहले हमारे मीडिया प्रभारी और सर्वोदय अहिंसा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे और निष्प्रह भाव से प्राणी मात्र की सेवा के लिए अपना योगदान दे रहे, तत्व प्रचार के लिए अपना योगदान दे रहे ऐसे डॉक्टर दीपक राज जी के पास मैं चलता हूं, वे आए और संक्षेप में अपना उद्बोधन इस पूरे कार्यक्रम, इस परिचर्चा के संबंध में दें। धन्यवाद अंकित जी। अंकुर जी कैसे हैं? बस बढ़िया। चलिए, सभी सबको सादर जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम ये चल रहा है और जैसा कि आपको कुछ क्षण में बताना चाहूंगा कि अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन शाखा छिंदवाड़ा हमने 17 अप्रैल 2088 से 7 लोगों ने मिलकर, भाई तरुण जी पाटनी, जिनेंद्र जी, संजीव जी जैन और हमारे साथियों ने छिंदवाड़ा से एक अहिंसा अभियान शुरू किया था। बाद में जबलपुर से उसको थोड़ी गति मिली और आज से लगभग 13 साल पूर्व आदरणीय संजय जी भाई साहब, सर्वोदय अहिंसा के राष्ट्रीय संयोजक है हमारे संजय जी सेठी, उसके अध्यक्ष हैं। हमने सब मिलके 14-15 सालों से इसको जो राष्ट्रीय रूप दिया है, निश्चित ही बहुत ही अंतर से खुशी होती है। चूंकि कार्तिक जी ने बोला था कि भैया ये कार्यक्रम करते हैं और एक आभार आपको व्यक्त करना है, तो आभार देखेंगे क्योंकि ये कार्यक्रम तो अपना है। विशेष रूप से आज के कार्यक्रम में मुझे जो खुशी हुई है, हमारे जो मुख्य वक्ता आदरणीय विनोद जी भाई साहब हैं, डॉक्टर अंकित जी हैं, डॉक्टर नीरजा जी हैं। डॉक्टर नीरजा जी, विशेष रूप से आपका आभार तो मानूंगा ही। आपने जो प्रस्तुतिकरण दिया इन 33 सालों में, हम जो ये मुहिम चलाते हैं, इन 33 सालों में इतनी सुंदर डेफिनेशन या उसका वर्गीकरण मुझे देखने को नहीं मिला। चूंकि आप गायनिक क्षेत्र से जुड़ी हैं, एक विदुषी महिला हैं, लेडी डॉक्टर हैं, तो आपको माँ का हृदय समझता है कि छोटे-छोटे से हमारे नन्हे-मुन्ने जो भावी सिद्ध परमात्मा, उनको इस पटाखों की आवाज से कितना दुःख होता है। मैंने इस कार्यक्रम के लिए आदरणीय विनोद भाई साहब से चर्चा की। विनोद जी बोले कि मेरे खुशकिस्मत है कि दीपावली महापर्व पर मैं आपसे जुड़ूंगा, पूरा देश और विश्व मुझे सुनेगा। विनोद जी बहुत ही सरल स्वभावी हमारे मित्र हैं, विशेष रूप से राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हैं, इको क्लब के अध्यक्ष हैं और बहुत सारी गतिविधि हमारे साथ सर्वोदय अहिंसा अभियान की करते हैं। अंकित जी ने बहुत अच्छी बात बोला, अंकुर जी ने सुंदर संचालन किया। मैं विशेष बात आपसे 2 मिनट में समाप्त करूंगा क्योंकि आपका समय हो रहा है। बंधुओं, 1988 से जब हमने इस अभियान का प्रारंभ किया था, तो 88 से लेके 95 तक, लगभग 8 साल तक हमने दिल खोल के मेहनत किया और इसमें लगभग हमने छिंदवाड़ा जिले और प्रदेश में उस समय लगभग मेरे ख्याल से 2,30,000 मेंबर 95 में बनाए थे। जब से हमको संजय जी का सहयोग मिला, इन्होंने 5 भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, गुजराती और मराठी में हमारा ये पोस्टर का प्रकाशन कर पूरे देश के कोने-कोने तक पहुंचाया और फेडरेशन की 500 शाखाओं के लगभग 5,500-6,000 सदस्यों ने, आपको आश्चर्य होगा कि इस पूरे देश में 25 लाख मेंबर अभी तक हमने जोड़ा है जो पटाखे रहित दीपावली मनाते हैं। बंधुओं, आप सभी बुद्धिजीवी हैं और बहुत सारे अहिंसा के पुजारी इसको सुन रहे हैं। मैं दीपावली महापर्व पर आपसे उत्तम क्षमा चाहता हूँ। हमारा ये पूरा जो आयोजन है जीव रक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए है, किसी का मन दुखाने का नहीं है। हम बहुत विनम्र अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप जो आयोजन कर रहे हैं उसका प्रयोजन क्या होना चाहिए, पटाखों से क्या लाभ होगा, हानि होगा, ये शांत चित्त से आप विचार करिए। हमारे यहाँ कहीं पर भी जो इस आयोजन को मुक्तता से मार्केट में जाता है तो फिर उसका सामना भी करना पड़ता है। ये हमारी संस्कृति को कुठाराघात करते हैं, ये संस्कृति तोड़ना चाहते हैं। मैं आपसे एक छोटा-सा उदाहरण दूँगा, जैसा विनोद जी ने बोला था कि भारत में दीपोत्सव, दिवाली मनाने के 2 ही कारण हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके अयोध्या लौटे थे, तो पूरी अयोध्या नगरी दीपोत्सव से रोशन हुई थी और जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर, अहिंसा के प्रणेता जी और जीने दो की उद्घोषण शासन नायक महावीर भगवान ने कार्तिक की अमावस्या को प्रातः काल मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति अर्थात निर्वाण की प्राप्ति की थी। बौद्ध धर्म में और सिख धर्म में और काफी धर्मों में दीपोत्सव का महत्व है। बंधु, मैं आपसे छोटी सी बात बताऊंगा कि इस भारत में बाबर बारूद लेके आया था। हमारे यहाँ कभी बारूद का प्रयोग नहीं होता था और बाबर ने जब बारूद लाया था वो धीरे 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 करके पटाखे का रूप ले लिया। आज हमारे बच्चे, आप देख रहे हो कितनी भयंकर घटनाएं होती। हमें आयोजन चलाते
हैं, लोगों को दुःख होता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से मेरे उन तमाम भाइयों से क्षमा चाहता हूँ कि हमारा ये अभियान कोई फतवा नहीं है। हम अहिंसा के पुजारी हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि भाइयों, ये आपकी इतनी कड़ी मेहनत से जो आप लक्ष्मी इकट्ठे करते हो, 10, 5, 20, 50 हज़ार, 1-1 लाख की आतिशबाजी करते हो, इसको गरीबों में जाइए। जो बच्चे पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते, उनका खर्चा उठाइए। जैसा विनोद जी ने बोला, हम बहुत बड़ा आयोजन रखते हैं वृद्धाश्रम में, लगभग 500 लोगों का भोजन, मीडिया जगत का, अधिकारियों का, हमारे सहयोगियों का, और वहाँ हमारे जो 105 बुजुर्ग निवास करते हैं, हमारे पाठशाला के बच्चे उन्हें परसते हाथ से, मिठाई खिलाते हैं, टीका लगाते हैं, साल उड़ाते हैं, दीपावली की शुभकामनाएँ देते हैं। उसी परिसर में हम गोधुली वृद्धाश्रम में नगर निगम संचालित करता है, बहुत बड़ा एरिया है, 105 बुजुर्ग हैं। हमारे मीडिया जगत के तमाम साथी आते हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं। मैं तमाम मीडिया जगत को इतना धन्यवाद दूँगा कि छिंदवाड़ा से ही इस मुहिम का शुरुआत हुआ और आज विश्वव्यापी वो सोच हो गई है। लेकिन दीपावली के पूर्व हमारे इस आयोजन से एक भी व्यक्ति का मन वचन काय पूर्वक अगर मन दुखता है तो दोस्तों, जैन शासन में और मेरे पास उत्तम क्षमा के अलावा कोई शब्द नहीं होते, क्योंकि हमने इस मुहिम को छिंदवाड़ा से उठाया है। संजय जी ने उसको पूरे देश भर में फैलाया, संजय सेठी जी ने उनका सहयोग करा है, भाई कार्तिक जी हैं और हमारे आज के अध्यक्ष महोदय जो अजीत भाई बड़ोदरा है, हमारे मार्गदर्शक हैं, बड़े भाई ये बहुत ऊँची सोच रखते हैं। हम सबका एक ही अभियान है, अहिंसा परमो धर्मः। अगर आप 10,000 के पटाखे फोड़ते तो मैं आपको एक निवेदन करूँगा, इस बार कोरोना संक्रमण काल है दोस्तों, मैं भी अभी 12 दिन हॉस्पिटल में रहा, मुझे निमोनिया हो गया था। मेरे फादर 76 साल के हैं, वो कोरोना से नेगेटिव होके घर लौटे। छोटा भाई कोरोना से नेगेटिव होके घर लौटा है और पूरी गाइडलाइन भारत शासन की आ रही है, WHO की आ रही है, दिल्ली की स्थिति देख रहे हैं आप, कि अगर इस दिवाली पे जोरदार आतिशबाजी हुई, तो हमारे बुजुर्गों को अस्थमा जैसी और जो लंग्स का फेफड़े की बीमारी होगी, वो आप असहनीय उस रिजल्ट को आप दिवाली के बाद देख नहीं सकते। तो मैं पुनः करबद्ध निवेदन करूँगा सर्वोदय अहिंसा की टीम की ओर से, जो भी इसको सुन रहे हैं और बाद में यूट्यूब पर सर्वोदय अहिंसा के यूट्यूब पर चैनल पर सुनेंगे कि इस दिवाली मैं 33 साल में इतनी दबंगता से कभी नहीं बोला। एक अब इस बार बहुत झोली फैलाकर हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि बंधुओं, इस दिवाली प्लीज़ इस दिवाली बिल्कुल बहिष्कार करें, ना फोड़ेंगे हम, नियम ले लें, नहीं फोड़ेंगे। तो अगर जो लोग जिनका मन नहीं मानता, इसको आस्था से जोड़ते हैं कि पूजा के बाद, तो उनसे प्लीज़ सिर्फ 10% में शांति करें, 90% में उन हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारी नर्सिंग बहनें हैं, कई विदा हो गई हैं, पुलिसकर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, यातायात कर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं। इतनी लंबी टीम है, मैं बोलूँगा कि शायद 1 घंटा मुझे अकेले बोलने में लगेगा, क्योंकि मैंने 6 महीने इनके बीच में काम किया। मेरी नर्सें बहनें भारत में, छिंदवाड़ा नहीं, कई जगह विदा हो गई पॉजिटिव की सेवा करते-करते। हमारे डॉक्टर विदा हो गए। मैं आपसे विनम्र अपील करूँगा, जो लोग मेरे को इसमें सुन रहे हैं, कि बहुत लोगों ने हम ही मिलके एक अभियान करेंगे कि अपने जिले में जो हमारी नर्सिंग बहनें हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, जिला प्रशासन है, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, और यातायात भी, सबका हम सम्मान रखें सर्वोदय अहिंसा के तहत, और उनको लगे कि सर्वोदय अहिंसा की टीम ने हमें गले से लगाया, हमने 6 महीने जो सेवा की है मानव जाति की, वो हमें उसका प्रतिफल मिला। मैं खुद भर्ती रहा 10 दिन, अंकुर जी और आदरणीय अजीत भाई जी और डॉक्टर साहब गेट से आते थे, दीपक जी कैसे हैं? मैंने कहा बढ़िया। लेकिन वो नर्स हमारी जो बहन है, वो 5 बार आती थी, ऑक्सीजन देखती थी, बीपी देखती थी, पल्स देखती थी, फिर इंजेक्शन लगाती थी, मेडिसिन खिलाती थी। वो दिन में 5 बार आके एक पॉजिटिव मरीज को टच करती थी। और उसके बाद में घर जाती थी, अपने परिवार को समय देती थी। मैं उनको नमन करता हूँ, तमाम कोरोना वॉरियर्स को, और भगवान महावीर का ये 2546वां निर्माण महोत्सव है, जन्म मोक्ष कल्याणक महोत्सव है। दोस्तों, हो सकता है कि अगली दिवाली हम देख ना पाएँ कि नहीं। आप सब लाखों साल जिए, वो एक कहावत है, लेकिन प्लीज़ मेरा बहुत करबद्ध निवेदन है कि ये आयोजन को आप छोटा-सा ना समझें। संजय जी शास्त्री, भाई कार्तिक जी ने जो मेहनत किया है और मुझे उसमें जोड़ा है, मेरे मेरे मीडिया साथियों ने जो जन-जन तक इसको पहुँचाया, छोटा-सा आयोजन नहीं है। एक जीव भी अगर आज के निमित्त से बचता है, तो आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। विशेष रूप से नीरजा बहन, आपने दिल जीत लिया। आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति और उसकी जो स्लाइड चलाई हैं, और अंकित जी भोपाल से, नीरजा जी बनारस से, हमारे भाई विनोद जी तिवारी जी, जो मेरे परम मित्र हैं, मेरे से ज़्यादा काम करते हैं पर्यावरण, जीव रक्षा और सबके लिए। मेरे लिए आदर्श हैं वो। और ये जो काम करते हैं, मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि मेरे दिल की बात इस बार रख लें। आप बहुत विनम्र अपील सबसे करें,
और दीपावली होने के बाद में 14 को दीपोत्सव है, 15 को तीर्थंकर भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव है, 16, 17, 18 एक सप्ताह मनाएं। संजय जी विशेष रूप से सर्वोदय अंशिया की टीम की ओर से अपील करें पूरे देश में कि इस बार दीपावली पर अच्छे से अच्छा सबका सम्मान करें और बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करे की भावना के साथ से जो हमारा एक मूल उद्देश्य था उसको पूरी करे। इसी बात के साथ में बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबको। अंकुर जी धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक संवेदनशील हृदय से निकली हुई आवाज कैसी होती है, उसे आपने दीपक जी के इस वक्तव्य में सुना होगा, समझा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। निश्चित तौर पर हमारे श्रोता तो इस आपकी इस अपील को सुनेंगे, समझेंगे। हमारे जो वक्ताओं ने जो प्रस्तुतिकरण दिए, जो बातें कही, उनको गंभीरता से लेंगे और इस बात को अपने मित्रों में भी सर्कुलेट करेंगे, ऐसी हम भावना करते हैं। और अब सीधे चलते हैं हमारे अध्यक्ष महोदय, जो कि बड़ी देर से 1 घंटे से धैर्य पूर्वक हमारे इस पूरे कार्यक्रम को सुन रहे हैं और समय-समय पर नियमित तौर पर उनकी प्रतिक्रियाएं हमको उनके जेस्चर पोस्चर के माध्यम से मिल रही है और अब उनके वक्तव्य को सुनने का यहाँ पर अवसर आया है। अजित जी यूं तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन श्रोता वर्गों को मैं देख रहा हूं उनके बीच में भी जाना पहचाना परिचित नाम है, लेकिन फिर भी अनेकों संस्थाओं को बहुत ही सुचारू रूप से संचालन करने में तन मन धन से सहयोग देने में अग्रणी रहते हैं। धन से सहयोग देने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन अपने हृदय से, मन से और अपने सचेत रूप से, सक्रिय रूप से सहभागिता कर संस्थाओं को पुनर्जीवित करना, उनको संचालन करने में अपना योगदान देना, इन सारी चीजों के लिए अजित जी जाने जाते हैं। और ऐसे अजित जी भाई साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ, बड़ौदा से हमारे साथ जुड़ेंगे और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन हमारे बीच में रखेंगे। अजित जी भाई साहब। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं हर बार सोचता हूँ कि किसी कार्यक्रम में अध्यक्ष नहीं बनूंगा और पता नहीं मतलब मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं किसी को मना नहीं कर सकता, इसलिए बनना पड़ता है। अध्यक्ष बनने के पीछे 2 नुकसान हैं बहुत बड़े। एक तो पहला बड़ा नुकसान ये होता है कि आप जो पॉइंट सोच के आते हैं उसमें से कई सारे पॉइंट्स पहले वक्ता बोल देते हैं, इसलिए आपको फिर ढूंढना पड़ता है कि अभी मैं क्या बात करूं, नंबर 1। अब दूसरा, कई बार ऐसा हो जाता है कि सिर्फ आयोजक ही आयोजक रह जाते हैं, श्रोता नहीं रहते हैं, तो फिर बताए तो किसको बताए, ये दुविधा हो जाती है। लेकिन आज फॉर्चुनेटली उसमें से बहुत ज़्यादा नुकसान मुझे नहीं हुआ है। फिर भी मैं मेरा टोटली आज का ये जो एंगल है वो मेरे बात करने का मैंने जो सोचा है वो टोटली अलग एंगल से मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि इसमें से थोड़े से एक पॉइंट को दीपक जी भाई साहब ने छुआ था, तो उसी से मैं प्रारंभ करता हूँ कि भगवान राम के अयोध्या वापस आने पर या भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव या प्रकाश पर्व, ये 3 बड़े उत्सव है। मतलब एक सिखों का, एक जैनों का और एक हिंदुओं का। इस तरह के ये 3 बड़े उत्सव है दिवाली पर, और इसके उपलक्ष्य में लोग पटाखे जलाते हैं। दीपक जी भाई साहब को थोड़ा सा मैं करेक्ट करूंगा कि भले ही बाबर ने बारूद यहाँ लाई होगी, लेकिन जो फायर क्रैकर्स है उसका एक्चुअली जो इन्वेंशन है वो आज से 2200 वर्ष पूर्व हुआ था। अभी वो भी अगर हम मान लें कि 2200 वर्ष पूर्व उसका इन्वेंशन हुआ था, ऐसा मान भी ले, तो भी भगवान महावीर को गए अभी 2650 वर्ष हुए हैं। मतलब उस वक्त तो फायर क्रैकर्स थे ही नहीं। उसके बाद भगवान राम की तो और भी बात ही अलग है, हजारों वर्ष पूर्व वो हो गए हैं, तब भी फायर क्रैकर्स नहीं थे। सिखों में फायर क्रैकर्स जलाने की ऐसी कोई भी परंपरा नहीं है। वो तो प्रकाश पर्व मतलब प्रकाश पर्व की तरह ही मनाते हैं। तो ये फिर आया कहाँ से है ये फायर क्रैकर्स? क्योंकि हमको अभी इसलिए नहीं ये कहना है कि अभी कोरोना है इसलिए तुम फायर क्रैकर्स मत जलाओ, अभी ऑलरेडी हम दुखी हैं, ऑलरेडी हम सफ़र कर रहे हैं, ऑलरेडी हमको मेडिकली प्रॉब्लम है, फिजिकली प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं, इसको है ना मूल से ही हमको हटाना पड़ेगा। तो इसके पीछे का रीज़न
इसके पीछे का मुझे एकमात्र जो रीजन मुझे जो दिखता है वो हमारे बीच जो धार्मिक और सामाजिक उन्माद रहता है, ये एकमात्र रीजन है। देखिए, कोई भी त्योहार होगा तो हम पटाखे फोड़ते हैं, कोई भी शादी ब्याह होता है तो पटाखे फोड़ते हैं, इंडिया पाकिस्तान मैच हो गई पटाखे फोड़ देते हैं। तो ये उन्माद है, एक तरह से सामाजिक उन्माद है। और ये सामाजिक उन्माद जब तक हम में से निकल नहीं जाए, और जब ये उन्माद निकलता नहीं है तो उसको कानून से सही करना पड़ेगा। आज यहाँ पर काफी मेडिसिन प्रोफेशन से लोग हैं। दो बातों पे मैं आप लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करना चाहता हूँ। जैसे निर्जा बहन ने और अंकित जी ने भी कहा था कि बहुत ही घातक द्रव्य इसमें होते हैं, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल, ये तो केमिकल्स हुए। और जो कलर्स जो आते हैं फायर क्रैकर्स में, वो कलर्स के लिए क्या यूज होता है? मेटल्स यूज होते हैं। वो सभी मेटल्स कौन से हैं? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, कैल्शियम, सोडियम, बेरियम और कॉपर। ये कोई भी सोल्यूबल आइटम नहीं है, ये कहीं भी जाने वाला नहीं, ये जमा हो जाने वाला आइटम है। और वो इतने माइन्यूट होते हैं क्योंकि मैंने खुद ये व्यवसाय मतलब फायर क्रैकर्स का नहीं व्यवसाय किया है, लेकिन मैंने एल्यूमिनियम पेस्ट का और एल्यूमिनियम पेंट का व्यवसाय किया है। तो तब जब हम एल्यूमिनियम पाउडर बनाते थे तो उसको कहते हैं पायरोटेक्निक, एल्यूमिनियम पायरोटेक्निक। तो उस पायरोटेक्निक पाउडर जो फायर क्रैकर्स में या हमारी तो जो मैन्युफैक्चर होती थी वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जाती थी, लेकिन वही एल्यूमिनियम पायरोटेक पाउडर जो है पटाखों में जाती है। उस पाउडर में आप अगर उंगली डालोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि लिक्विड में आपने हाथ डाला है, इतनी फाइन वो पाउडर होती है। तो ऐसी फाइन पाउडर मेटल के स्वरूप में हमारे फेफड़ों तक, हमारे स्तर तक पहुंचती है। तब हमको ये सोचना चाहिए कि जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है या डॉक्टर्स की एसोसिएशन है या एनजीओज है, इन लोगों ने इसका परमानेंट हल ही निकालना चाहिए। हमको सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट्स हो या इसमें ये, क्योंकि जो चीज बुरी है उस बुरी चीज को रखना ही क्यों। और अभी अंकुर जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं क्योंकि आपका वीडियो बंद है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे माहौल में अगर कोई कहने जाए तो उसके ऊपर तुरंत सूडो सेक्युलर का ठप्पा ये आप सभी जो मीडिया वाले जो लोग हैं वो लगा देते हैं। वैसी कोई आवश्यकता नहीं है। ये किसी एक धर्म के लिए नहीं है, ये सामाजिक उन्माद जो है हमारा, वो सामाजिक उन्माद हमको कम करने के लिए पटाखों के ये लिए अहिंसा ये तो सर्वोपरि है ही। आज यहाँ जितने भी लोग हैं वो सभी जैन लोग ही सुन रहे हैं, इसलिए अहिंसा के एंगल से तो है ही, मेडिसिन के प्रोफेशन के एंगल से है ही, हेल्थ के एंगल से है ही, एनवायरनमेंट के एंगल से है ही। तो इतने सॉलिड प्रूफ होने के बावजूद भी अगर हम इसको लीगली बैन नहीं करा सक रहे हैं तो इससे हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं है। इसलिए जितने भी मेडिकल एसोसिएशंस है, जो मेडिकल एसोसिएशंस गुटखा बंद करा सकती है, जो मेडिकल एसोसिएशंस दारू बंद करा सकती है, तो वो मेडिकल एसोसिएशन फायर क्रैकर क्यों नहीं बंद करा सकती है? वो एनजीओज फायर क्रैकर्स क्यों नहीं बंद करा सकती है? मैं गुटखा का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि टाटा मेमोरियल जो है कैंसर के लिए काम करता है, उन्हीं के रिपोर्ट की वजह से कई प्रांतों में गुटखा बंद हो गया है। तो ये काम अगर इन लोगों ने किया है तो सभी एनजीओज ऐसे हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स के पीछे रहे और इनको संबल दे, इनको इंफॉर्मेशन का इनपुट दे और सभी तरह का सपोर्ट करके लीगल, मेडिकल और सोशल इन तीनों एंगल से इनको सपोर्ट देके इसको एक अभियान के रूप में जोड़ना चाहिए। और फिर इसमें, क्योंकि हर बार क्या होता है कि हमारे उत्सव आते हैं तभी तुमको ये सब पर्यावरण सूझता है,
इस तरह का आरोप हम पर होता है, हम पर क्या किसी पर भी होता है, तो उससे कोई डरने की वाली बात नहीं है, क्योंकि ये आज नहीं, कल नहीं, परसों ये सबके लिए घातक है और सबको ले डूबने वाली इंडस्ट्री है। ये जो पैसे बर्बाद करने वाली, क्योंकि कई बार पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए सपोर्ट करती है, जैसे एक इंडस्ट्री है, इस पर इतने लोग जी रहे हैं, इतना लोग ये कर रहे हैं, लेकिन ये वो इंडस्ट्री किस काम की जो हजारों करोड़ों रुपए इस देश के बर्बाद कर रहा है, देश के लोगों का स्वास्थ्य बर्बाद कर रहा है। ऐसे इंडस्ट्री लेके हमको करना क्या है? इसलिए उन इंडस्ट्री वालों को और कहीं पर लगा दो। मतलब हम ये नहीं कहते कि हम लोग उन लोगों के खिलाफ है। तमिलनाडु के काफी सारे लोगों को मैं शिवाकाशी खुद रहा हूँ, मैं कोविलपट्टी खुद रहा हूँ, 15-15 दिन तक मैं वहां रहा हूँ, मैंने ये इंडस्ट्री बहुत करीब से देखी है। तो वहाँ ठीक है, अगर आपको ये इंडस्ट्री नहीं चलानी है तो उनको अल्टरनेटिव इंडस्ट्री सजेस्ट करके उनको और कामकाज देके हम उनको अच्छे काम में भी लगा सकते हैं। आज संजय जी ने ये जो अभियान छेड़ा है, मतलब आज क्या छेड़ा है, सालों से छिड़ा हुआ है, आज जो मुझे बुलाया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा संचालन के द्वारा आपने लोगों को मतलब बुलवाने का काम किया है। एक अच्छा एंकर वही होता है जो वक्ता के पास से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाले। इस तरह से अंकुर जी ने किया है। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी श्रोता है उन्होंने बिल्कुल शांति से सुना। 25 लोग स्टार्ट में थे, अभी भी 25 है। वो मेरी एक उपलब्धि समझता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। अंकुर जी शायद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में अपनी बात को व्यक्त किया और बहुत ही नॉलेजेबल मतलब बात बताई, बहुत ही ज्ञानवर्धक बात बताई। ऐसे हमारे अध्यक्ष महोदय जी बहुत ही सरल स्वभावी हैं और हमेशा ही एक ही फोन में अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। ऐसे अध्यक्ष महोदय जी के लिए बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। सर्वोदय अहिंसा परिवार की तरफ से बड़ौदा से पधारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी के लिए आभार प्रदर्शन और एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे सामने आज उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उनका संदेश हम तक प्राप्त हुआ था। वह संदेश कल हमारे तक वीडियो के माध्यम से भी प्राप्त हो जाएगा। ऐसे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनके लिए बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। एवं वक्ता के क्रम में हमारे साथ छिंदवाड़ा से जुड़े आदरणीय विनोद तिवारी जी, जिन्होंने अपने मार्मिक उद्बोधन के माध्यम से अपनी बात रखी एवं बहुत ही सरल शब्दों में अपनी बात प्रस्तुत की। ऐसे आदरणीय विनोद तिवारी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर्वोदय अहिंसा परिवार की तरफ से। और भोपाल से जुड़े हमारे डॉक्टर अंकित कुमार जी जैन, उनके लिए भी बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। एवं बनारस से जुड़े हुई डॉक्टर नीरजा जैन, उनके लिए भी बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद सर्वोदय अहिंसा परिवार की तरफ से। एवं हमारे संचालक महोदय आदरणीय अंकुर जी भाई साहब, उन्होंने अपने व्यस्तम समय से अपना समय निकाला। ऐसे अंकुर जी का लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वोदय अहिंसा के संचालक हमारे संजय जी भाई साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार, जिन्होंने मेरे लिए संयोजक का पद दिया। ऐसे संजय जी भाई साहब और पूरी मीडिया जगत के लिए भी बहुत आभार एवं धन्यवाद। और हमारे दीपक राज जी भाई साहब के लिए बहुत आभार एवं धन्यवाद। अब आगे की गतिविधि के लिए हमारे साथ संजय जी भाई साहब। सभी अतिथियों का, वक्ताओं का आभार प्रदर्शन कार्तिक जी ने कर दिया है। अब हम यहाँ विराम लेते हैं और आगे जो भी कार्यक्रम होंगे उनकी सूचना आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाएगी। और बहन डॉक्टर नीरजा जी ने जो पीपीटी प्रस्तुत की थी, तो यूट्यूब वगैरह पे कमेंट्स में सबने कहा था कि इसको सब जगह भेजना, तो निश्चित रूप से हम उसका प्रचार प्रसार करेंगे। और जो वीडियो सबके वक्ताओं के हैं उनको भी अलग अलग कट करके उन वीडियो को भी सब जगह प्रसारित करने का काम जल्दी हम कल तक इसको कर देंगे। अभी सभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।